हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो टॉपिक है हाइपरटेंशन, ये बेसिकली आपके फार्माकोथेरापेutiक्स का है फॉर डी फार्मा स्टूडेंट। ये टॉपिक आपके बी फार्मा के सिलेबस में भी है हाइपरटेंशन का। लेकिन अभी जो इसका मोटो है वीडियो का, वो बेसिकली है आपका कि आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उसके रिवीजन के लिए। तो एक बार हम शॉर्ट्स में देखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होती है। जैसा कि आपको क्लास में पढ़ाया गया है, हाइपरटेंशन या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्च रक्तचाप, इट इज़ अ हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या यदि कोई साइमल्टेनियसली अपना ब्लड प्रेशर चेक करे और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो क्या उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे? नहीं। जब कंसिस्टेंटली या परसिस्टेंटली लगातार आप दिन में 3 बार 4 बार चेक कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। अब कितना ज्यादा आ रहा है कि भाई हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे? तो जो JNC ज्वाइंट नेशनल कमेटी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, यदि 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है, मतलब आप नॉर्मल है ना। अब 120/80 को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 120 मतलब जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे की तरफ लिखा जाता है जिसको कि हम बोलते हैं 80, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा है, इसका मतलब आप हाइपरटेंसिव पेशेंट है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें हम JNC के अकॉर्डिंग, तो यदि 120 से लेके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि हमारा 120 से लेके 139 mmHg है, तो हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हैं, जिसमें कि डायस्टोलिक जो होता है वो 80 to 89 mmHg होता है। अच्छा, कभी आपने ये चीज नोटिस की है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और डायस्टोलिक जो होता है उसकी वैल्यू कम होती है? मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, तो उसको पंप करने के लिए क्या है, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो ज्यादा फोर्स से फेंकेगा जिससे कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स में वो ब्लड जा सके, है ना। इसलिए जो ऊपर की वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो हमेशा हमारा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब स्टेज 1 हाइपरटेंसिव क्या होते हैं, जिनमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 mmHg होता है, और डायस्टोलिक जो होता है वो 90 to 99 mmHg होता है। हाइपरटेंसिव स्टेज 2, जिसमें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 mmHg या उससे ज्यादा हो सकता है, और डायस्टोलिक क्या होता है, 100 mmHg या उससे ज्यादा हो सकता है। अच्छा, कुछ केसेस जैसे कि कुछ मेडिकल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के केस में भी हाइपरटेंशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये सिर्फ उसी पीरियड के लिए होती है जितने में कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी, वो हाइपरटेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अब ईटियोलॉजी, ये आपके सिलेबस में मेंशन है डी फार्मा का, स्पेशली हम बोलें तो उसमें लिखा हुआ है ईटियो पैथोजेनेसिस। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में ईटियो पैथोजेनेसिस ही पूछा जाएगा, तो उसमें आपको ईटियोलॉजी भी लिखनी है और पैथोफिजियोलॉजी भी मेंशन करनी है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या एसेंशियल हाइपरटेंशन और नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन, इट इज द एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर विदाउट एन आइडेंटिफाइड कॉज। मतलब जब आपको कारण नहीं पता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है ना, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। और जब आपको कारण पता होगा, अच्छा, प्राइमरी हाइपरटेंशन के जो केसेस होते हैं, ऐसे केसेस जिसमें कि हमको ये नहीं पता होता कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, तो उन वो केसेस होते हैं लगभग लगभग ऐसा 80 to 90% केसेस। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें कि हमको ये पता होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, और वो केसेस होते हैं 5 से 10% से। तो अब क्या क्या कारण हो सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने का, या ऐसी हाइपरटेंशन जिसका कि हमको कारण पता है? पहला, कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा। मतलब जो हमारी एओर्टा होती है, हार्ट की जो एक ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसका मतलब जेनेटिकली पतला होना। यदि कोई बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म के समय ही उसकी एओर्टा का साइज जो है वो नॉर्मल से कम है, तो उसका ब्लड फ्लो हमेशा तेज बना रहेगा, और जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन रहेगी। और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि रीनल डिजीज हो सकता है,
एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, स्लीप एपीनिया। स्लीप एपीनिया कौन सी कंडीशन होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि पेशेंट जब सो रहा होता है तो अचानक से उसकी सांस रुक जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्लीप एपीनिया। यदि कोई पेशेंट है जो कि कुछ ड्रग्स ले रहा है जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या कोकेन, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। या लिवर का सिरोसिस हो, सिरोसिस ऑफ लिवर की कंडीशन होगी, उसमें भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर पे कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिनको कि यदि हम कुछ कम करें तो हमारा हाइपरटेंसिव की जो कंडीशन है वो कम हो जाए। तो उसमें सबसे पहला है एज। तो चांस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीवीडी का मतलब है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आफ्टर 50 ईयर एज। जैसे देखो ये मतलब एज रिलेटेड है, तो पेशेंट की जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसको कार्डियक डिजीज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो हाइपरटेंसिव इज ऑल्सो अ कार्डियक डिजीज। यदि कोई अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है या डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है तो वो भी रिस्क कैटेगरी में रहता है कि उसको हाइपरटेंशन हो सकती है। कोई ज्यादा अपनी डाइट में सोडियम, मतलब जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, है ना, तो जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनमें स्पेशली हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम देखी जाती है। जेंडर हो गया, जेंडर में हम बात करें तो मेल्स जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंसिव एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। फैमिली हिस्ट्री हो गई, यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है तो उसको आगे भी देखने को मिलेगा। ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं, है ना, मोटे लोगों में भी हाइपरटेंशन देखा जाता है। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब एक ऐसी लाइफ स्टाइल जिसमें कि मतलब आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, ओबेसिटी बढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेस। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, तो स्ट्रेस जैसे कि अभी आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा होगा, तो जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है वो भी आपको क्या हाइपरटेंसिव क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। दो अलग अलग चीजें हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ना और हाइपरटेंशन होना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के भाई कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रेस में अभी आपके एग्जाम है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन हो। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका बी फार्मा डी फार्मा दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए काम में आएगा। तो हाइपरटेंशन के तीन मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं एसएनएस एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम, एंड थर्ड है एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। और तीनों सिस्टम, ये तीनों मैकेनिज्म जो है वो आपस में एक साथ मिलके भी काम करती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एसएनएस विल अकर। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होगा, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होगा उसका काम होगा सबसे पहले हार्ट रेट को बढ़ा देना और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना। तो जैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा इस तरीके से, है ना, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा मतलब वो ज्यादा ब्लड पंप करेगा। ज्यादा ब्लड पंप करेगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था वो दोबारा से रेगुलेट हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। लेकिन जब ये कंडीशन लगातार बनी रहेगी, मतलब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार स्टिमुलेट या एक्टिवेटेड कंडीशन में है, तब हमको क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इंटू पीवीआर, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हार्ट के द्वारा किया गया काम। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट के द्वारा किया हुआ काम। हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया, अब वो जो ब्लड पंप किया वो कहाँ गया, हमारा ब्लड वेसल्स में गया। तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है उस पे कितना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है ब्लड, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, सिंपली। दूसरा होता है हमारा एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम। ये आपको क्लास में पढ़ाया भी गया होगा। इसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम।
अब देखो इसको नॉर्मली समझने की जरूरत है कि इसको ये कैसे वर्क करता है। 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो एक प्रोटीन होती है, अभी हम शुरुआत करते हैं इस जगह से। जैसे ही सोडियम का लॉस हुआ हमारी बॉडी में से, फॉल इन ब्लड वॉल्यूम, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ, या रीनल इस्कीमिया, इनमें से कोई भी कंडीशन होगी, तो क्या होगा हमारा, रेनिन का रिलीज होगा। रेनिन का रिलीज कहाँ से होगा? जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी किडनी में। तो जैसे ही रेनिन रिलीज होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन, एक अल्फा टू ग्लोबुलिन होती है जो कि हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, एंजियोटेंसिन 1 में अब कन्वर्ट हो गया वो। एंजियोटेंसिन 1 एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या काइनिनेस 2। एंजियोटेंसिन एस इनेबल, एस बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। और एक एंजाइम दूसरा होता है अमीनो पेप्टिडेज, जो कि एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 3 में। है ना? इसी तरीके से लास्ट में एंजियोटेंसिन 3 जो है वो एक इनएक्टिव फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है हमारे मतलब का, ये हमारे काम की दो चीजें हैं, एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 3। तो जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, वो क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। मतलब ये एंजियोटेंसिन 2 का अपना वर्क है कि जब जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होगा, ये क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, सोडियम और वाटर को हमारी बॉडी के अंदर रोक के रखेगा, और एल्डोस्टिरोन का सिक्रीशन करेगा। और सिर्फ एंजियोटेंसिन 3 का हम काम देखें तो उसका काम क्या है, सिर्फ एल्डोस्टिरोन का सिक्रीशन करना। तो अब क्या हुआ, आपका एल्डोस्टिरोन का सिक्रीशन हुआ, सोडियम वाटर बॉडी में रुका, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। तो इन सब चीजों ने मिलके क्या कर दिया, आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, रेनिन का सिक्रीशन जो है वो बंद हो गया। तो ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रास सिस्टम बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो अब हमारी जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि जो, अब जिस पेशेंट के अंदर ये जो रास सिस्टम है वो जब एक्टिवेट रहेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा। मतलब जिस पेशेंट के अंदर एंजियोटेंसिन 2 बनता रहेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रग आती है जिसको हम बोलते हैं एस इनहिबिटर, कैटेगरी है ड्रग की, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो हम क्या एस इनहिबिटर दे देंगे। तो एस इनहिबिटर का काम क्या होगा, वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में नहीं बनने देगा। जब 2 नहीं बनेगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप पैथोफिजियोलॉजी में लिख के आओगे जब भी आपसे हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म, एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी जो है हमारी बेसिकली रिलेट रहती है रास सिस्टम से। मैंने पहले बोला था कि तीनों मैकेनिज्म आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो तीनों में ये थर्ड है आपका एंडोक्राइन, जो कि आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को करती है। और एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो गया, अभी क्या कर रहा था, सोडियम वाटर को रिटेन कर रहा था। सोडियम वाटर रिटेन हो रहा था तो आपका क्या है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारा वर्क करता है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि डी फार्मा के सिलेबस में मेंशन है कि राइट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब बेसिकली आपको उसमें क्या सिम्टम्स ही लिखने हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो, उसको हम साइलेंट किलर डिजीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स ना पेशेंट को समझ में नहीं आते या दिखाई भी नहीं देते। जब तक आप अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराओगे रेगुलरली, आपको नहीं पता पड़ेगा कि आपको हाइपरटेंशन है। कुछ सिम्टम है जो कि देखे जाते हैं, सीवियर हेडेक, जब लगातार सिर में दर्द बना रहे, आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, जिसको हम ब्लड विजन बोलते हैं। डिजीनेस, मतलब आपको ऐसा आलस आता रहे। नोजिया, ऐसा वोमिटिंग आने की फीलिंग को हम नोजिया बोलते हैं। जी में चलाना, जिसको हम बोलते हैं। वोमिटिंग, उल्टी होना, फटीग, थकान रहना। कंफ्यूजन, मतलब आप किसी एक वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस बोला जाता है जब नोज ब्लीडिंग होती है।
नाक से खून आने लगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 160 170, तो उस कंडीशन में कभी कभी देखने को मिलता है। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। तो सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब हम उसको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। सेंड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यदि उसका मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, मेडिकल बैकग्राउंड की, उसको पहले से डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है। सीबीसी चेक कर सकते हैं हम, उसका चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमारे पास जो हार्ट है उसका साइज निकल के आ जाता है, कि कभी कभी को जेनेटिकली क्या है, हार्ट का साइज जो है वो बड़ा रहता है, तो उस कंडीशन से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। ईसीजी देखेंगे जो कि हमको एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट देगा। अब मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट में दो तरीके हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कि हम बोल सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और सेकंड इज अ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे एज अ फार्मासिस्ट। वेट रिडक्शन, मतलब जितने भी ओबेस पेशेंट होंगे उनसे कहेंगे कि वो अपना वेट कम करें, तो उनका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। डैश डाइट, डैश डाइट को बोला जाता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इस तरीके की डाइट देंगे जो कि स्पेशली बनी होती है हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए। डाइटरी सोडियम रिडक्शन, जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन है उसको आप एडवाइस करेंगे कि वो अपनी डाइट में सोडियम या नमक कम ले, अल्कोहल का लेवल कम कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू करे और स्ट्रेस को मैनेज करें। बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको इस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना है कि उसमें स्ट्रेस कम से कम रहे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं। यदि हम डी फार्मा लेवल पर देखें तो आपको भी सिंपली क्या करना है कि आपको कैटेगरी का नाम लिखना है, उसके अंदर एटलीस्ट दो दो ड्रग हर एक कैटेगरी के अंदर मेंशन करनी है। फर्स्ट है आपका जैसे डायूरेटिक कैटेगरी। डायूरेटिक कैटेगरी क्या करेगी, मैं आपको शॉर्ट में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी को डायूरेटिक कैटेगरी की ड्रग देंगे ना तो पेशेंट को यूरिनेशन बार बार होगा, तो ज्यादा यूरिनेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारी दो ड्रग्स हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा, क्लोरोथायाजाइड्स और फ्यूरेसामाइड। सेकेंड है बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग। बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग क्या है, आपके हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस कर देती है। इसके अंदर हमारा आता है एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल। नेक्स्ट है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर क्या करती हैं, वैसो डायलेशन करती है, मतलब ब्लड वेसल्स के साइज को जो है बढ़ा देती है। तो जब ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है वो इजीली होने लगेगा, ब्लड फ्लो इजीली होगा तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इसमें आती है हमारी ड्रग प्राजोसिन। नेक्स्ट है वैसो डायलेटर। वैसो डायलेटर का एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोक्साइड। एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स में हमारे आते हैं, एस इनहिबिटर अभी हमने पहले भी देखा था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें हमारा आता है कैप्टोप्रिल और टैमिप्रिल, जो कि एस को इनहिबिट, मतलब जो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को 2 में बना रहा था उसको इनहिबिट करेगा। एंड नेक्स्ट है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग क्या होती है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा। वैसोडाइलेट, तो इसमें जो ड्रग आती है वो हमारी आती है एम्लोडिपिन और वेरेपामिन। ये इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर भी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ये तो ये हमारा टॉपिक कवर हुआ, हाइपरटेंशन रिवीजन के पर्पज से थी ये वीडियो। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव या फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें जैसे ये पूछा जा सकता है कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो उसमें आपको सिंपली बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 होता है, और नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। ये आपको याद रखना है। ड्रग के नाम पूछे जा सकते हैं कि जैसे बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी की ड्रग के नाम बताइए, आपके पास 4 एग्जाम्पल होंगे, उसमें से 4 में से आपको एटिनोलॉल, जिस भी ड्रग के पीछे LOL वर्ड होगा वो हमारी क्या होती है, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग होती है ना। अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग पूछी जा सकती है तो उसमें हमारा क्या आ जाएगी, प्राजोसिन आ जाएगी।
तो बस हमको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव और एक एक नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।